स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास के लिए सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे। आई होप आपने जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो सोल्व करके देखे होंगे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। लेकिन उससे पहले ये जानने ज़रूरी है कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, इससे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने की है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने जो सब्सटेंस है हमारा उसके बारे में ये कहा है कि कोई भी लाइट एमिटिंग सोर्स है वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, यानी वेव नेचर को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद कुछ फिनोमिनाज आती हैं और वो पार्टिकल नेचर को भी शो करती हैं। तो अगर पार्टिकल नेचर है किसी सब्सटेंस का, अगर कुछ ऐसी फिनोमिनाज हैं जो वेव नेचर को सपोर्ट करेंगी, कुछ ऐसी फिनोमिनाज हैं जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करेंगी। फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, उसका ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल मतलब दोहरा, कि पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद आपको जस्ट जो न्यूमेरिकल किए थे उसके बाद आपको लिखना है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वो एक थ्योरेटिकल से 2-3 पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने नहीं लिखे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस इससे पहले आपको लिखना है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यानी कौन कौन से लिमिटेशंस रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो फिनोमिना हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती क्या है, उसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरी फिनोमिना, दूसरी लिमिटेशन आ जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और ऐसे ही जो सॉलिड होते हैं उनकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो कैसे वेरी करती है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। और लास्टली हाइड्रोजन एटम का हमने स्पेक्ट्रा स्टडी किया, तो वो जो स्पेक्ट्रा हमें ऑब्टेन मिला, लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम का, वो स्पेक्ट्रा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस को शो करते हैं। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, लिमिटेशंस लिखनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक लिखना है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, ये वीडियो बेटा मैं हो सकेगा तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है ज्योति यादव नाम से, उस पर डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके फ़ोन में ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाता है, उसको आप पीछे का डिलीट कर पाएंगे और वो सोशल मीडिया पे जो है वो हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना। मैं इसके लिए लिंक आपको भेज रही हूँ, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो रहेंगी वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगी। चलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ते हैं। देखो, कोई भी सब्सटेंस ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कोई मेटल भी हो सकता है, एनी सब्सटेंस, जब आप उसको हीट करेंगे, एनी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, जब आप उसको हीट करेंगे तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहले क्या होता है, हीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो अपनी रेडिएशंस जो उसने एब्जॉर्ब की थी उनको एमिट करता है। रेडिएशंस को क्या कर रहा है, वो एमिट। ये एरो जो है वो आउटसाइड है। तो अगर वो बॉडी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगी, कब, जब वो बॉडी जितनी भी हीट रेडिएशंस हम दे रहे हैं उनको परफेक्टली एब्जॉर्ब करे, यानी हर फ्रीक्वेंसी की, ऑल फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर पाए और ऑल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को ही एमिट कर पाए, परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो ब्लैक बॉडी की तरह कोई भी सब्सटेंस कब बिहेव करता है, कौन सी बॉडी ब्लैक बॉडी होती है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो और परफेक्ट एमिटर हो एनर्जी का। वास्तव में अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में 100% कभी भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव नहीं कर पाएगी प्रैक्टिकली, क्योंकि वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर नहीं हो सकती। लेकिन ब्लैक बॉडी की तरह वही जो है बिहेव कर पाएगा जब वो सभी रेडिएशंस को, सभी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और उनको एमिट भी करे। तो ये हो गया हमारा ब्लैक बॉडी। और ये जो रेडिएशंस हमारी यहाँ पर एमिट हो रही हैं ये क्या कहलाएंगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब देखो बेटा, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में
आपको वेव का नेचर बताया था कि जो वेव नेचर होता है उसमें मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट हमारा बनता है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसकी जो हाइट होती है क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। तो कोई भी रेडिएशन हो या कोई भी जो हमारी रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर कहलाती है। यानी आपसे पूछा जाए इंटेंसिटी का मतलब क्या है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या कहलाती है? उस रेडिएशन की इंटेंसिटी। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक मेटल का एग्जाम्पल या आपका भी कॉमन लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लेते हैं। लोहार को आपने देखा होगा, वो एक आयरन के पीस को गर्म करता है। ठीक है, गर्म करता है जब वो, तो उसको हीट दे रहा है। हीट देने के बाद वो लोहे का पीस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। पहले वो रेड हो जाता है ना, फिर थोड़ा येलोइश हो जाता है, फिर ब्लूइश हो जाता है, फिर फाइनली वाइट होता है और फाइनली वो जाके क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है। यानी जो विबग्योर पैटर्न था हमारा विजिबल लाइट का, उसमें कलर कैसे चेंज करता है? वो रेड से वॉयलेट की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? देखो एक बार समझो इस बात को। देखो, रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? हाई। आपका विबग्योर पैटर्न ऐसे था ना, कल मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस तरफ वेवलेंथ कम थी, इस तरफ वेवलेंथ ज़्यादा। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा, है ना, विबग्योर में, यानी हाई है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? लो। ठीक है। ऐसे ही वॉयलेट कलर की लैम्डा क्या होती है? कम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? ज़्यादा। तो हमारा जो कलर है उस आयरन पीस का, वो रेड से वॉयलेट की तरफ क्यों चेंज हुआ? वॉयलेट से रेड की तरफ क्यों चेंज नहीं हुआ? तो इसके लिए देखो, एनर्जी जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। सीधी सी बात है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसमें आप कम एनर्जी दे रहे हैं, आप उसको कम हीट कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे हीटिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है या जो एनर्जी वो आप उसको दे रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ने का मतलब न्यू बढ़ रहा है। और न्यू हमारा रेड की तरफ बढ़ रहा है या वॉयलेट की तरफ? वॉयलेट की तरफ। पहले एनर्जी कम थी, पहले कम हीट किया था तो एनर्जी कम है। एनर्जी कम होने का मतलब न्यू कम है, और न्यू कम होने का मतलब लैम्डा ज़्यादा है। लैम्डा ज़्यादा का मतलब रेड कलर। तो इसलिए पहले वो क्या होती है? रेड। और फाइनली फिर वो कैसा कलर उसका चेंज होता है? रेड से वॉयलेट की तरफ। ठीक है। तो जो रेडिएशंस होती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो किस पे कैसे वेरी करेगी? वेवलेंथ पे। कैसे? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो ये कहती है कि जो भी पार्टिकल एनर्जी को लॉस करता है, एमिट करता है, वो कंटिन्यूअसली होती है। अगर कंटिन्यूअसली है तो इंटेंसिटी को वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, यानी उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। बट प्रैक्टिकली हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट को, तो उसका कलर चेंज होता है। और ये कलर चेंज मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है। तो ये कलर चेंज होने का मतलब वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना नेक्स्ट प्लॉटिंग किया है, ग्राफिकली प्लॉटिंग किया है कि इंटेंसिटी वेरी करेगी, कैसे वेरी करेगी? वेवलेंथ के साथ। तो इस ग्राफ को जनरली जब हम कोई ग्राफ पढ़ते हैं उसको हम लेफ्ट से राइट में पढ़ते हैं, लेकिन इस ग्राफ को हम कहाँ पढ़ेंगे? राइट से लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है, जबकि इस तरफ क्या होगी? वेवलेंथ डिक्रीज। और वेवलेंथ डिक्रीज होने का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना, तो रेड कलर से वॉयलेट की तरफ जा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना। तो हमें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तरफ इंटेंसिटी को पढ़ना है, तो हमारा ग्राफ पढ़ेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर हमने T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर पे इंटेंसिटी को प्लॉट किया है वेवलेंथ के साथ में। तो हम देखेंगे T2 टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 टेम्परेचर कम है। कोई भी टेम्परेचर हो, हम देखेंगे कि जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हैं, वेवलेंथ इधर की तरफ आएंगे तो क्या होगी? डिक्रीज। वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है और उसके बाद फर्दर क्या होना स्टार्ट कर देती है? डिक्रीज। यानी इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ पे। तो इस तरीके से इंटेंसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है ब्लैक बॉडी के केस में, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये ऑल अबाउट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में। इसको अपनी बुक से पढ़ना है और ये सभी पॉइंट्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं। थैंक यू।